एक बार फिर से आप सभी का मेरे चैनल NCERT हिंदी बाय कुमार में बहुत बहुत स्वागत है। पिछली बार हमने बात की थी, पूरा पाठ हमारे सामने था बस की यात्रा कक्षा 8वीं से, और आज हम इसी पाठ के प्रश्न और उत्तर की चर्चा करेंगे और संदेश के बारे में भी हम बात करेंगे। तो शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। जब भी हम कोई वीडियो देखते हैं, ख़ास तौर से हमारे साहित्य के पाठों से संबंधित, तो उसमें हम SCM यानी स्टोरी कैरेक्टर एंड मैसेज के ज़रिए ये बताने की कोशिश ज़रूर करते हैं, जिसे एक तरह का ये सारांश होता है जिससे आप पाठ को आसानी से समझ सकते हैं। तो आज हम प्रश्न उत्तर चर्चा करने से पहले थोड़ा सा इसको रिवाइज़ कर लेते हैं, SCM के रूप में उसकी समरी समझ लेते हैं। तो समरी में देखिए क्या है हमारे सामने। SCM यानी स्टोरी कैरेक्टर एंड मैसेज, इसका एक वीडियो और आपको मिलेगा, इसके डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा इस वीडियो के, उसको आप पूरा देखिए। उस पार्ट में पूरी चर्चा की गई है बस की यात्रा पाठ की, और पूरी तरीके से एक शब्दार्थ, कठिन वाक्यों के आशय स्पष्टीकरण सब कुछ किया गया है। आप उसको देखेंगे, उसके बाद प्रश्न उत्तर चर्चा वाला ये वीडियो देखेंगे तो आपको सारी बातें बहुत आसानी से स्पष्ट हो जाएंगी। तो देखते हैं इसके अंदर कहानी के अंतर्गत क्या क्या है। लेखक तथा उनके मित्रों का पन्ना से सतना जाने की ओर प्रस्थान करना, यानी कि उसकी योजना बनाते हैं, उसकी तरफ जाते हैं। और जिस बस से वो यात्रा करने की योजना बनाते हैं वो बस खटारा होती है, चलने लायक शायद ही होती है। उसके बाद इस कहानी में हम देखते हैं सारांश में, कई बार बस में ख़राबी आती है, यानी बीच बीच में बस रुक जाती है। बस की बदहाल स्थिति पर चर्चा तथा व्यंग। सभी लोग जो बैठे हुए हैं उसके अंदर जितने पात्र हैं, बस की स्थिति के बारे में व्यंग करते हैं और आपस में चर्चा करते हैं, यानी कि वो उस पर चिंता व्यक्त कर रहे हैं कि शायद पहुँचेंगे या नहीं पहुँचेंगे, ये बस कैसी है, खटारा है, दुनिया भर की जो बातें होती हैं बस के बारे में वो बोलते हैं। और एक समय ऐसा आता है जब उसमें बैठे हुए सभी लोग समय पर पहुँचने की उम्मीद छोड़ देते हैं और इसके साथ ये पाठ समाप्त हो जाता है। ये पाठ पूरा एक व्यंग है। व्यंग का मतलब होता है हम किसी समस्या पर हिडन मीनिंग के साथ में अपनी बात कहते हैं, सीधे सीधे ना कह के बात को घुमा फिरा के कहने का जो तरीका है उसको हम व्यंग शैली कहते हैं। जैसे फूल में खुशबू होती है लेकिन दिखती नहीं है, लेकिन होती है, उसी प्रकार से कहानी यानी जो भी जिसके ज़रिए ये बात कही जा रही है उसमें ऊपर से देखने में लगेगा बात कुछ और चल रही है, लेकिन उसका जो हिडन मीनिंग है वो छुपा हुआ अर्थ होता है। और सबसे ख़ास बात यह है कि जिसको बताया जा रहा है वो आसानी से अर्थ समझ जाता है और थोड़ा बुरा नहीं लगता। कहने का एक कलात्मक जो तरीका है उसी को हम व्यंग कहते हैं। व्यंग मतलब ये व्यंजना शब्द शक्ति से बना है, जिसका मतलब है जो अर्थ होता है वो छुपा हुआ होता है, सीधा सीधा अर्थ नहीं निकलता है। अगला इसका बिंदु है हमारा कैरेक्टर्स यानी पात्र। पात्र की अगर हम बात करते हैं तो लेखक खुद इसका एक पात्र है, क्योंकि बस में वो यात्रा कर रहा है, और लेखक के मित्र भी इसमें जा रहे हैं, तो लेखक के मित्र भी इस कहानी के इस पाठ के पात्र हैं। और साथ में हिस्सेदार यानी बस कंपनी के जो हिस्सेदार हैं, पार्टनर है, वो भी इस बस में यात्रा कर रहे हैं, वो भी इस कहानी के पात्र हैं। उसके बाद में सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था पर ये जो कहानी है, ये जो पाठ है व्यंग करता है, यानी कि जो हमारे हरिशंकर परसाई जी ने जो पाठ लिखा है, जो भारतीय सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था है, जो इंडियन पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, उसकी जो दुर्दशा है, यानी कि जितनी ज़रूरत है उतनी उसमें बसें नहीं चलती हैं, साधन उपलब्ध नहीं है, जो हैं उसमें बहुत ठूस ठूस के आदमी चलते हैं, इंसानों को चलना पड़ता है, किराया भी ज़्यादा लगता है, गर्मी से परेशान रहते हैं। लेकिन जो बस चलाने वाले लोग हैं, बस की जो कंपनियां हैं, इन चीज़ों पर ध्यान नहीं देती हैं, उनका सारा ध्यान धन कमाने पर ही होता है। तो जो सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था है उसकी दुर्दशा है, बुरी हालत है, उस पर ये व्यंग किया गया है। अगला बिंदु जो आता है जिसको संदेश से संबंधित है वो है स्वार्थी प्रवृत्ति, यानी मनुष्य का जो एक स्वभाव होता है। बहुत लोग दूसरों के बारे में सोचते हैं, ज़्यादातर लोग अपने बारे में सोचते हैं, जिसको हम बोलते हैं सेल्फ सेंटर्ड या आत्म केंद्रित। ये जो स्वार्थी प्रवृत्ति यानी अपने बारे में सोचने की जो आदत है, ये भी इस कहानी में, इस पाठ में दिखाई गई है। लेखक देख रहा है कि जो बस कंपनी का हिस्सेदार, उसको पता है ये बस ठीक नहीं है, इसके बावजूद वो बस को चला रहा है, यानी उसकी मरम्मत नहीं कर पाता है। ख़राब होने के बावजूद वो बस चला रहा है, जिससे लोगों की जान को जोखिम में डाल रहा है। वो नहीं चाहता है, शायद जो बस कंपनी का हिस्सेदार है वो नहीं चाहता है कि हम बस को रोकें, वर्कशॉप में ले जाएं। वर्कशॉप में 1-2 दिन रहेगी तो उस दिन का जो उसकी कमाई थी बस की, वो क्यों उसका नुकसान हो, इसलिए वो टूटी फूटी खटारा बस ही चलाने के लिए तैयार है
और साथ में यात्रा कर रहा है दुनिया को दिखाने के लिए कि जी मैं भी तो इसी बस से यात्रा कर रहा हूँ, अगर कोई समस्या होती तो मैं अपनी जान जोखिम में डाल के यात्रा थोड़ी कर रहा होता। यानी कि दूसरों को प्रभावित करने के लिए ऐसा कर रहा है, लेकिन वास्तविकता ऐसी नहीं है। अब हम इसके प्रश्नों पर चर्चा करना शुरू करते हैं। जो पहला प्रश्न हमारे सामने आता है, कारण बताएं। मैंने उस कंपनी के हिस्सेदार की तरफ पहली बार श्रद्धा भाव से देखा, ये लेखक कहता है। लेखक के मन में हिस्सेदार साहब के लिए श्रद्धा क्यों जग गई? उत्तर है, बस की वयोवृद्ध यानी बहुत जर्जर हालत देकर स्थिति में भी बस के चलने के कारण तथा थोड़े से पैसे बचाने के चक्कर में बस का टायर नहीं बदलवा रहा था वो, और अपने साथ साथ यात्रियों की जान भी जोखिम में डाल रहा था। इसलिए लेखक ने श्रद्धा भाव कहकर उस पर व्यंग किया है और हिस्सेदार के प्रति श्रद्धा जाग गई ऐसा बोला। यानी इसके प्रति वो एक व्यंग कर रहे हैं, कमेंट्स कर रहे हैं, उसकी तारीफ़ नहीं कर रहे हैं। यानी कि उसकी तरफ देखने का जो तरीका वो कह रहे हैं, देखो भाई तुम ये क्या कर रहे हो, तुमको पता है बस की हालत क्या है, इसके बाद भी तुम ये चला रहे हो। श्रद्धा जागने का अर्थ है कि तुम तो पूजने लायक हो, तुम तो लगता है सीधे सभी को स्वर्ग पहुंचाओगे। अगला जो प्रश्न है हमारे सामने, इस प्रश्न को हम पढ़ते हैं। लोगों ने सलाह दी, यानी कि जो आसपास खड़े हुए लोग थे, सलाह दी कि समझदार आदमी इस शाम वाली बस से सफ़र नहीं करते। अब लोगों ने इस सलाह क्यों दी? लोगों ने लेखक को शाम वाली बस में सफ़र ना करने की सलाह उसकी ख़राब हालत को देखकर दी थी, क्योंकि यदि रात में बस कहीं ख़राब हो गई तो परेशानी होगी। लोगों ने इस बस को डाकिन शब्द से ही संबोधित किया था, यानी बस बहुत ख़तरनाक है। इसके अलावा इसमें ये बिंदु भी जोड़ सकता है, मैंने कई बार कहा है, ये सिर्फ संकेत अर्थ होते हैं जो हम उत्तर देते हैं, ये संकेतात्मक उत्तर होता है। आप अपनी तरफ से उत्तर लिखने के लिए स्वतंत्र, यानी इतना तो आपको नोटबुक में लिखना ही होता है। आप अपनी तरफ से भी कुछ जोड़ करके अपने शब्दों में भी उत्तर लिख सकते हैं, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि वो भी आपको जोड़ना है। उदाहरण के लिए आप इसमें देखिए, जो लोग समझदार, मतलब इसमें लिखा है लोगों ने कहा कि जो समझदार लोग हैं इस बस शाम वाली बस से सफ़र नहीं करते। अर्थात इसका अर्थ ये भी निकलता है कि जो बहुत सारे लोग थे वो इस बस से पहले सफ़र कर चुके थे और मुसीबत झेल चुके थे, उनको अनुभव था। इसलिए जो अनुभवी लोग थे उनको यहाँ पर समझदार कहा गया। यानी कि यदि आप उस बस से जा चुके हैं और समझदारी दिखाना चाहते हैं, यानी कि जिनको पता है ये बस ख़राब हो जाती है और अच्छी नहीं है, तो इसीलिए कहा गया कि जो समझदार लोग हैं, जो जानते हैं, वो इस बस से सफ़र नहीं करते हैं। यानी कि इनडायरेक्टली वो लेखक और उनके मित्रों को, जो आसपास के लोग हैं, शायद वो मूर्ख कहना चाह रहे थे कि जो यदि आप समझदार होते तो ये निर्णय नहीं ले रहे होते। अगला प्रश्न हमारे सामने आता है। अगला प्रश्न है, ऐसा जैसे सारी बस ही इंजन है और हम इंजन के भीतर बैठे हैं, लेखक को ऐसा क्यों लगा? ये भी एक व्यंग है, क्योंकि बस के चलने पर खिड़की दरवाजे बड़ी तेज़ी से हिल रहे थे तथा इंजन की आवाज़ पूरी बस में गूंज रही थी। यानी कि जो बस जो है वो हिल रही थी, वाइब्रेशन कर रही थी, इसलिए लेखक को ये लगा कि जो पूरी बस ही है जैसे वो इंजन है। अगला प्रश्न हमारे सामने आता है, गज़ब हो गया, ऐसी बस अपने आप चलती है। ये भी एक व्यंग है। लेखक को ये सुनकर हैरानी क्यों हुई? जब बस का जो हिस्सेदार कहता है हाँ जी क्यों नहीं चलती है, लेखक को इस बात पर हैरानी हुई क्योंकि बस की स्थिति अत्यंत दयनीय थी, यानी बहुत बुरी हालत थी, खटारा थी तथा इतनी टूटी फूटी बस के चलने पर विश्वास नहीं था, इसलिए लेखक ने ऐसा कहा। अगला देखते हैं। अगला प्रश्न हमारे सामने आता है, यह है, मैं हर पेड़ को अपना दुश्मन समझ रहा था। लेखक पेड़ों को दुश्मन क्यों समझ रहा था? लेखक को रात के समय बस की हेडलाइट काम ना करने की स्थिति में किसी पेड़ से टकरा जाने तथा जख्मी होने का अंदेशा था, डर लग रहा था, इसलिए वह हर पेड़ को अपना दुश्मन समझ रहा था। बस के ब्रेक भी काम नहीं कर रहे थे, बस एक तरह से खटारा थी, कभी भी कुछ भी हो सकता था। वैसे जो प्रकृति के दृश्य होते हैं, लोग ज़्यादातर विंडो सीट पर बैठ करके बाहर देखने का आनंद लेते हैं, लेकिन यहाँ पर बस इतनी खटारा है, ब्रेक भी फेल हो सकते हैं। इसलिए जब चलती थी तो आसपास जो वृक्ष आते थे उनको देखकर लेखक डर जाता था कहीं इससे ही ना टकरा जाए, इसलिए उसने ऐसा कहा कि मैं हर पेड़ को अपना दुश्मन समझ रहा था, कहीं बस इससे टकरा ना जाए। आप उत्तर अपनी तरफ से परिवर्तित भी कर सकते हैं, इसलिए मैं और विस्तार से समझा देता हूँ साथ साथ। अगला प्रश्न तो अब यहाँ पर मैं एक और देना चाहूँगा।
आप इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। लेकिन एक प्रश्न आपको दूंगा, यानी आप अपनी तरफ से भी एक प्रश्न का उत्तर अपनी नोटबुक में लिख सकते हैं कि जो भारतीय परिवहन व्यवस्था का जो स्वरूप है, यानी भारतीय परिवहन व्यवस्था का स्वरूप है, उस पर यह कहानी व्यंग्य करती है। इसको आधार बनाकर आप अपने विचार लिखिए। इसमें आप बहुत अच्छे उत्तर लिख सकते हैं, यानी कि जो हमारी आप अपने आसपास देखिए जहाँ पर टेम्पो और ये बसेस चलती हैं जिसमें लोग सफ़र करते हैं, छोटी छोटी यात्राएं करते हैं, दूर जाते हैं, यानी कि जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था, रोडवेज की बसेस भी इसमें शामिल होती हैं। इसके अलावा जो टैक्सी चलती हैं, टेम्पो चलते हैं, ऑटो चलते हैं, क्या वो सही मायने में सही कीमत के साथ में, सही किराए के साथ में लोगों को समय पर पहुँचा रहे हैं? ऐसा तो नहीं है कि जिसमें 3 लोगों का बैठना है वहाँ पर 4-4, 6-6, 7-7 लोग बैठ कर के बिल्कुल जानवरों की तरह बैठ करके जा रहे हैं, लटक के जा रहे हैं, अपनी जान जोखिम में डाल के जा रहे हैं। कई जगह तो ये बसेस भी उपलब्ध नहीं हैं। कई बार लोग सड़क खटारा बसें हैं और खड्डे वाली सड़कें हैं, उससे जाने को मजबूर है क्योंकि उनके पास दूसरा विकल्प नहीं है। ये सब कुछ जब तक आप ऑब्ज़र्व नहीं करेंगे, आसपास ढूंढेंगे नहीं, उसके बिना आप उत्तर नहीं लिख सकते। इस जो उत्तर आप अपनी तरफ से लिखते हैं उसको बोलते हैं मूल्यपरक प्रश्न, यानी वैल्यू बेस्ड क्वेश्चंस। ये क्वेश्चंस ज़्यादातर आपकी समझ पर, आपकी समझने की क्षमता पर आधारित होते हैं। तो ठीक है, इसके साथ ही मैं आज का ये वीडियो समाप्त करता हूँ। अगला पार्ट जो आपके सामने आएगा वो हम लेंगे लाख की चूड़ियाँ, कक्षा 8वीं से ही। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।